हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड आफ्टरनून। आई होप अच्छे ही होंगे आप लोग और आपने मेरी सारी वीडियोस देखी ही होगी। आगे हम देखते हैं और जो भी नए हैं वो चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम देखते हैं कि आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे वर्ण, उच्चारण और वर्तनी। ठीक है, तो हम आज वर्ण और उच्चारण के बारे में पढ़ते हैं और उनकी वर्तनियों के बारे में। पहले हम कुछ प्रश्न उत्तर पढ़ लेते हैं। हिंदी में मुख्य रूप से कितने वर्ण हैं? हिंदी में मुख्य रूप से 46 वर्ण होते हैं, 46 वर्ण होते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण बिना अवरोध या विघ्न बाधा से होता है, अर्थात जिस भी शब्द को बोलने के लिए हमें किसी भी प्रकार की समस्या न हो और वो सामने वाले तक परिपूर्ण रूप से पहुंच सके और सामने वाला भी हमारे उस शब्द को, उस वाक्य को समझ सके, वो होता है स्वर्ण वर्ण। हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं? हिंदी में 30 व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। अनुनासिक व्यंजन किसे कहते हैं? य, अंग, अड़, न, म, ये सारे अनुनासिक व्यंजन होते हैं। यर लव को क्या कहते हैं? यर लव को अंतस्थ कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। उष्ण व्यंजन में किसे शामिल किया गया है? उष्ण व्यंजन में श, ख, स, ह को शामिल किया गया है। अब पहले हम यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा बताना मैं चाहती हूँ कि स्वर और व्यंजन क्या है। स्वर हम इजीली समझते हैं कि स्वर अ, आ, इ जितने होते हैं वो सारे स्वर होते हैं और क, ख, ग, घ जो होते हैं वो सारे व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो और स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन अर्थात जो हमारे तालु, हमारी मूर्धा, हमारे जीभ को, हमारे ओठों को स्पर्श करते हुए जो शब्द बोले जाते हैं वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब अनुनासिक व्यंजन किसे कहते हैं? अनुनासिक व्यंजन वो होते हैं जो इया, मतलब जो कुछ नाक से बोले जाने वाले शब्द होते हैं वो अनुनासिक शब्द के अंतर्गत आते हैं। इया, अंग, मतलब नाक और मूर्धा से बोले जाने वाले जो शब्द होते हैं वो अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन जो अंदर से हमारे स्वर निकलता है वो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। जैसे य, मतलब इस पर हमारे मुंह का कोई भी पार्ट टच नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है कि अंदर से वो आवाज़ आ रही है। य, र, ल, व, इस तरह से जो शब्द बोले जाते हैं वो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन मतलब जिससे मूर्धा हमारी टच होते हुए बोली जाती है, जैसे श, ख, स, ह, ये सारे व्यंजन जो होते हैं ये उष्ण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि उष्ण व्यंजन में, उष्ण व्यंजन हमने पढ़ा ड, ढ को क्या कहते हैं? ड, ढ को उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। उच्छिप्त मतलब ये एक तरह का उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त का अर्थ होता है जो ढका हुआ या जिससे बहुत ज़्यादा शब्द नहीं बनते हैं, ऐसे वर्ण, ऐसे शब्द, तो ये उच्छिप्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। अब संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? छत्रंग को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्यों छत्रंग को संयुक्त व्यंजन कहते हैं? क्योंकि दो दो शब्दों के मिलान से ये सारे व्यंजन बने हुए हैं। जैसे क्ष, क्ष किससे बना हुआ है? आधा क, छ और श के तीनों के मेल से छ बना हुआ है। त्र किससे बना हुआ है? त और र से के संयुक्त व्यंजन से ये बने हुए हैं। ज्ञ, ज्ञ, आधा ग और य, इस तरह से दो दो व्यंजन को मिला करके एक व्यंजन बनाए गए हैं। तो ऐसे व्यंजन जो होते हैं वो संयुक्त अक्षर के अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि वर्तनी किसे कहते हैं। तो वर्तनी अर्थात, वर्तनी का मतलब ही होता है कि जो हम बात करते हैं या जो हम कुछ लिखते हैं अपने शब्दों में, अपनी भावनाओं में, उसे हम वर्तनी कहते हैं। जो कि शुद्ध रूप से लोगों तक हमारे भाव, हमारे बातें पहुंच सके, वो वर्तनी कहलाती है। तो शब्दों की वर्तनी में अशुद्धि दो प्रकार की होती है। पहला होता है वर्ण संबंधी अशुद्धि और दूसरा होता है शब्द रचना संबंधी अशुद्धि। अब वर्ण संबंधी, वर्ण मतलब क्या होता है? वर्ण अर्थात एक शब्द, एक अक्षर, और शब्द मतलब पूरा एक वाक्य। तो वर्ण संबंधी जो अशुद्धियाँ होती हैं जैसे क, ख, छ, श, तो इसमें क्या होता है, कभी कभी षटकोण वाला श लग रहा है तो हम बड़ा श लगा देते हैं,
कभी कभी क्या होता है कि जहाँ खटकोण ख भी बोलते हैं, षटकोण वाले श को ख के रूप में भी बोलते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं कभी कभी कि श के जगह पे ख के जगह पे श ऐसा लिख देते हैं। तो ये सब वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ आती हैं। अब शब्द रचना संबंधी अशुद्धियाँ का मतलब जहाँ शब्द बनाने हैं वहाँ पे तो ऑब्वियसली बहुत सारी अशुद्धियाँ, बहुत सारी गलतियाँ बच्चों से हो जाती है। जैसे जहाँ छोटी की मात्रा है वहाँ बड़ी की मात्रा लगा देते हैं, जहाँ हलंत लगाना है वहाँ हलंत नहीं लगाते, जहाँ पे विसर्ग लगाना है वहाँ पे नहीं लगाते हैं, जहाँ पे अंग की मात्रा, अह की मात्रा, चंद्र बिंदु, र की मात्रा, ये सारी चीज़ें जहाँ लगानी होती है वहाँ अक्सर करके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सारे जो शब्द होते हैं ये शब्द संबंधी अशुद्धियाँ बच्चों में देखने को मिल जाती हैं। अब हम आगे देखते हैं कि वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ भी दो प्रकार की होती है। पहला स्वर संबंधी और दूसरा व्यंजन संबंधी। अब स्वर संबंधी क्या है, जैसे अंग की मात्रा, अह की मात्रा, हलंत, ये सब जो मैंने बताया ये सारे स्वर संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। अब व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती हैं? व्यंजन संबंधी मतलब वही जो मैंने बताया कि जहाँ श के जगह पे छोटा सा, बड़े स के जगह पे, और बड़े स की जगह पे छोटा सा, छोटे स की जगह पे बड़ा सा, षटकोण वाले श की जगह पे शाम वाला श लगा देते हैं, सड़क वाला स लगा देते हैं। तो इस तरह से ये छोटी छोटी अशुद्धियाँ जो होती हैं ये व्यंजन संबंधी अशुद्धियों के अंतर्गत आता है। अब अशुद्धियाँ और उनके शुद्ध रूप हम कुछ देखते हैं, बहुत सारा मैंने लिखा हुआ है, बनाया हुआ है, वो सब आप लोग एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलो हम आगे देखते हैं कि किस तरह से अशुद्ध रूप होता है और किस तरह से शुद्ध रूप होता है। आप लोग जब उसे एक बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि आप लोग और मैं ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं कभी अशुद्ध वर्ड लिखा है, अशुद्ध शब्द लिखे हैं। मैंने भी बहुत सारे अशुद्ध शब्द बहुत बार लिखे हैं जहाँ पे मुझे बहुत गिल्ट महसूस करना पड़ा है, और फिर मैंने मतलब कहते हैं ना कि सीखते सीखते इंसान सीखता है। तो इस तरह से बहुत सारी अशुद्धियाँ हर इंसान से हो जाती है, मुझसे भी, आप लोगों से भी, हर तरह से हो जाती है अशुद्धियाँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अशुद्ध और शुद्ध शब्द। तो देखिए, अलंकार अलंकार, अंश अंश, कंठ कंठ, अंगूर अंगूर, इस तरह से बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो हम बहुत जगह पे हम गलतियां कर जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे शुद्ध और अशुद्ध शब्द होते हैं। आप लोग ये सारे शब्दों को ध्यान से देखिए, समझिए और मुझे बताइए कि इसमें कौन कौन से शब्दों में आप कंफ्यूज हैं और कहाँ कहाँ पे आप कंफ्यूज हैं। वो सारी चीज़ें आप ध्यान से मुझे बता सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी मुझे आप इस तरह से एक चार्ट बना करके मुझे सेंड कीजिए कि आप लोग कहाँ कहाँ पे कंफ्यूज हैं। मैं और भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। आगे हम देखते हैं शब्दों के शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप। अब अशुद्धियाँ और उनके शुद्ध रूप भाग 2 हम देखते हैं। यहाँ पे हम ई की मात्रा के कुछ शब्द देखते हैं, जैसे अशुद्ध रूप और शुद्ध रूप में, जैसे स्थायित्व। अब यहाँ पे क्या हो गया, बड़ी की मात्रा लग गई यहाँ पे स्थायित्व में, और यहाँ पे स्थायित्व में छोटी की मात्रा लग गई है। इस तरह से देखिए बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जहाँ पे छोटी ही होती है वहाँ हम बड़ी ही लगा देते हैं, जहाँ पे बड़ी की मात्राएं होती हैं वहाँ पे हम छोटी की मात्रा लगा देते हैं। जहाँ मात्राएं ही नहीं, हम बहुत जगह पे मात्राएं ही नहीं लगाते, हमें लगता है कि वो चीज़ें हमने ऐसे ही लिख दी है, हमने गलत नहीं लिखा है, हमारा सही है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें 10th में या हम बड़ी क्लास में जब जाते हैं तो हमारे मार्क्स कट जाते हैं अक्सर करके हिंदी में। तो हमें लगता है नहीं, हमने तो सब कुछ सही लिखा, हमने तो बहुत अच्छा लिखा था, फिर भी हमारे मार्क्स कैसे कट गए। लेकिन ये सब छोटी छोटी गलतियों से अक्सर करके हमारे मार्क्स कटते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिए, इन सब चीज़ों को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझने की ज़रूरत है और उसे अपने में अग्रसर करने के लिए ज़रूरत होती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं अशुद्धियाँ और उनके शुद्ध रूप भागते। अब यहाँ पे कृतघ्न देखिए, र की मात्रा और बड़ी की मात्रा के जगह पे हम छोटी की मात्रा लगाते हैं, छोटी की मात्रा की जगह पे बड़ी की मात्रा, छोटे की जगह पे बड़ी की मात्रा। इस तरह से हम बहुत सारी गलतियाँ कर जाते हैं। आगे ये सब आप ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। आगे हम दूसरा देखते हैं। देखिए, ओ की मात्रा की जगह पे भी हम कभी कभी बहुत सारे, जैसे सरवर, सोरवर, अनेकों अनेक, प्रत्येकों प्रत्येक, इस तरह से भी हम कहीं बहुत सारे गलती करेंगे। यहाँ पे देखिए, लक्षण लक्षण, उच्छृंखल उच्छृंखल, इस तरह से वीणा वीणा, इस तरह से हम छोटी छोटी गलतियाँ कर जाते हैं। अब देखते हैं अशुद्धियाँ और उनके शुद्ध रूप भाग 4। आंगन
आँख आँख। इस तरह से हम जो चंद्र बिंदु की मात्रा है उसमें भी कहीं कहीं पे बहुत सारी गलतियाँ कर जाते हैं। तो ये सारे चार्ट्स को आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए और आपको जहाँ भी लगे कि आप वो वर्ड गलत कर रहे हैं या गलत बोल रहे हैं या गलत लिख रहे हैं, उसे आप एक बार अपने नोट्स में लिखिए और उसे एक बार ध्यान से देखिए, 2-3 बार लिखिए, तो वो आपकी एक आदत बन जाएगी कि तब आप हमेशा सही ही लिखेंगे। उसे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो आप लोग ये सब बहुत ही ध्यान से देखिए। है तो बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन फिर भी हम बहुत सारी गलतियाँ कर जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ये सब चीज़ों को